Hello students, this is part 15 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn to find out definite integrals using properties of definite integrals. पिछले वीडियो में हमने definite integrals की कुछ properties पढ़ी थी. उनकी मदद से हम आज definite integrals को solve करना सीखेंगे. हालांकि कुछ एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी किए थे, तो कुछ और क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. इससे आप जान पाएंगे कि यदि हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए आपको ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. इसको मैं आई नाम दे देता हूँ. 0 to 1 x ब्रैकेट में 1 - x raised to the power n dx. एक तरीका तो ये है कि हम 1 - x को t माने और इसको चेंज करें, और ज़्यादा बढ़िया तरीका ये है कि हम जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. तो प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ जो अप्लाई हो सकती है 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. यहाँ पर 0 to a f(x) dx जो है ये होता है 0 to a f(a - x) dx. हम इसको अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो 1 - x की पावर n है इसको ओपन करना मुश्किल है. यदि हम इसको ओपन करेंगे तो n+1 टर्म्स आएगी, फिर उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स हो जाएगी. फिर हम एक एक टर्म्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर हम सोल्व कर पाएंगे, तो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा. तो हम चाहते हैं कि ये 1 - x थोड़ा चेंज हो जाए. ये जो पावर n है वो इसकी जगह यदि x पर लग जाए तो काफ़ी अच्छा रहे. तो हम इसके लिए ये प्रॉपर्टी काम में लेंगे. जैसे ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए किस तरह से चेंज होता है. यहाँ जो x है उसको लिख देंगे हम a - x यानी कि 1 - x, और यहाँ जो x है उसकी जगह लिख देंगे हम 1 - x, फिर पावर n है dx. तो अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 1 - 1 + x यानी x की पावर n हो गया है. तो जो कितना आसान हो गया. पहले 1 - x की पावर n था जिसको सोल्व करना टिपिकल था, अभी x की पावर n हो गया है जिसको हम आसानी से, अब इसको x की पावर n को हम 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस ये हो जाएगा x की पावर n+1 और ये dx और 0 to 1 हो गया है. अब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि x की पावर n का हो गया x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस ये हो जाएगा x की पावर n+2 डिवाइडेड बाई n+2. और अब हम लोअर अपर लिमिट इसमें रख देते हैं. तो जब लोअर लिमिट हमने रखी इसमें अपर लिमिट रखी तो ये हो जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n+2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो रहा है. तो यही आंसर हो गया. इसको सोल्व कर लेते हैं. तो एलसीएम हो जाएगा इसमें n+1 इंटू n+2 और ऊपर हो जाएगा n+2 माइनस n+1 जो 1 हो जाएगा. तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके. एक और क्वेश्चन लेते हैं. 0 to π log sin x dx. इसको हमें सॉल्व करना है. अब यदि इसमें ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता और इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होता तो log sin x का इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते थे. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और यदि हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं. तो चलिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं. log sin x 0 to π/2 ये हमें सॉल्व करना है. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इसमें वो जो अभी प्रॉपर्टी अप्लाई की पिछले क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी हम इसमें भी अप्लाई करेंगे. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी 70-80% जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही प्रॉपर्टी काम आती है. तो सबसे पहले इसको अप्लाई करके देख लें. अगर इससे कुछ होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो फिर हम इस ऑल्टरनेट तरीके ढूंढते हैं. तो यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log ऑफ sin π/2 माइनस x sin π/2 माइनस x dx. और इसको मैं यदि सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log cos x dx. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ. जो हमें फाइंड आउट करना है वो है i. अब यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इसको मैं ऐड कर देता हूँ. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2, और इधर देखें तो log sin x प्लस log cos x हो गया, और ये dx हो रहा है. तो यहाँ log m प्लस log n तो log mn हो जाएगा, यानी 0 से π/2 log sin x cos x dx हो गया.
अब साइन एक्स कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, इसको लिखेंगे लॉग साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2, वापस साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, एक और पेज ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2i ये आ गया था हमारे पास 0 से π/2 लॉग साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। देख लेते हैं एक बार, लॉग साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया था। अब इसको जो है हम log m अपॉन n है, तो इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x माइनस log 2, तो उसको अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 dx 0 से π/2। अब हमें केवल और केवल इस पार्ट को सोल्व करना शेष रहा, क्योंकि ये पार्ट तो आसानी सोल्व हो रहा है। log 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हम कर ही सकते हैं। तो ये लिख देते हैं सपोज दिस इज इक्वल टू आई डैश, और इसमें log 2 कांस्टेंट बाहर आ रहा है और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये π/2 माइनस 0 यानी π/2 हो जाएगा। तो 2i विल बी इक्वल टू आई डैश माइनस π/2 log 2, ये हो रहा है। अब हम आई डैश पर फोकस करेंगे, तो आई डैश की जो वैल्यू है वो है, इसको हम इक्वेशन पहले किस थी, इक्वेशन 2 तक आ गया था, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। और अब आई डैश जो है वो है 0 से π/2 log साइन 2x dx है। इसमें हम जो 2x है इसको t एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अब फिर वही सिचुएशन आ रही है, क्योंकि log साइन हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था log साइन x था, और अब जो हो गया है वो log साइन 2x हो गया है, तो हम इसको पुनः जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसी में कन्वर्ट करने के लिए इस 2x को हम t एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम 2x को t एज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली ट्वाइस dx विल बी इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx जहाँ भी होगा वहाँ रख देंगे हम dt अपॉन 2, और 2x इस 2x की जगह हम रख देंगे t, और ये लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, क्योंकि न्यू वेरिएबल अब t हो गया है। तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t डेफिनेटली 0 आएगा, जब x इक्वल टू π/2 रखेंगे अपर लिमिट तो t इक्वल टू पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू π/2 इक्वल टू टी, तो ये 2 इंटू π/2 यानी पाई इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ये जो आई डैश है वो कन्वर्ट हो गया है हमारा आई डैश इज इक्वल टू, क्योंकि लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 जब रखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो t इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू π/2 इसमें रखता हूँ तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू π/2 यानी कि पाई, तो ये पाई हो गया। यहाँ लिख देंगे हम log, और ये साइन t हो गया है, और ये dx की जगह हम रख देंगे dt अपॉन 2, तो अपॉन 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2, यहाँ तक चेंज हो गया है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि 0 से 2a fx dx जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx होता है इफ f to a माइनस x इज इक्वल टू fx हो। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो अपर लिमिट यानी अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं फंक्शन में, अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं और कोई चेंज नहीं होता है, अपर लिमिट माइनस एक्स किया फंक्शन में और कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम अपर लिमिट को आधा करके 2 को हम बाहर ले सकते हैं। ये टेक्निक ये कहना चाह रही है, ये फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि अपर लिमिट को इसमें से माइनस करता हूँ, फंक्शन यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो है log ऑफ साइन टी, log साइन टी हमारा फंक्शन है, और इसमें यदि मैं अपर लिमिट यानी पाई को इसमें से माइनस करता हूँ तो हम यहाँ देख रहे हैं कि log साइन पाई माइनस टी, लेकिन साइन पाई माइनस टी तो साइन टी ही होता है, यानी कि हमें वो फंक्शन वापस मिल रहा है, यानी एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये पाई माइनस टी इक्वल टू एफ टी, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मैं अपर लिमिट को आधा करके इसमें से 2 बाहर ले सकता हूँ, तो जो आई डैश है वो कन्वर्ट हो गया है, ये 2 बाहर ले सकता हूँ 0 से, और ये अपर लिमिट को आधा कर सकता हूँ π/2, और ये log ऑफ साइन टी dt हो गया है। इसमें से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और चूंकि इसमें हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं, तो
यहाँ पर इसको log sin t ने लिखकर log sin x ही लिख सकते हैं dx, लेकिन log sin x dx 0 से π/2 तक इसकी जो वैल्यू होती है वो वापस i होती है, यानी कि i डैश की जो वैल्यू है वो i हो गई है। तो इस i डैश की जगह हम i लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ, और इक्वेशन 4 कहती है कि i डैश जो है वो किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो इक्वेशन 3 में हम यहाँ i डैश की जगह i लिख सकते हैं। चलिए एक पेज और ले लेते हैं, एक पेज और लेते हैं, और इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया था 2i इज इक्वल टू i डैश माइनस π/2 log 2, ये रिजल्ट हमारे पास था। चेक कर लेते हैं। i डैश 2i इज इक्वल टू i डैश माइनस π/2 log 2, 2i इक्वल टू i डैश माइनस π/2 log 2। और इसमें जो i डैश की वैल्यू अभी अभी हमने ऑब्टेन करी कि i डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, वापस i ही आ रही है, क्योंकि ये जो log sin x dx 0 से π/2 ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू वापस i डैश ही है, i डैश i है। तो यहाँ मैं i डैश की जगह i रख देता हूँ। तो ये हो गया, यहाँ पर i डैश की जगह i मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये वैल्यू जैसे ही मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। तो 2i में से माइनस i करेंगे तो ये i आ जाएगा। तो i की वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो माइनस π/2 log 2 हमें मिल गई है। i क्या था, 0 से π/2 log sin x dx, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस π/2 log 2 आ गई है। इंटरमीडिएट स्टेप में ये जो i था वो ये भी आया था 0 से π/2 log cos x। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू भी माइनस π/2 log 2 हुई। और यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, या यूँ कहूँ कि log 10x की वैल्यू चाहिए, log 10x की वैल्यू यदि चाहिए 0 से π/2 तक, तो इसको हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यहाँ माइनस π/2 log 2 रिजल्ट आ चुका है। लेकिन log cos x की वैल्यू भी उतनी होती है माइनस π/2 log 2, क्योंकि ये भी i ही था। देखिए ये भी i था 0 से π/2 log cos x। और यदि यहाँ पर मैं इसको डिवाइड माइनस कर देता हूँ तो ये 0 इज इक्वल टू समथिंग आएगा, या फिर इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। log 10x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं लिखूँगा log sin x अपॉन cos x dx, और इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ क्योंकि log m अपॉन n, तो log m माइनस log n इस तरह से, और dx। अब जो पहला वाला पार्ट है log sin x, इसका 0 से π/2 तक जो वैल्यू आ रही है वो माइनस π/2 log 2, और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये भी वापस वही आ रही है माइनस π/2 log 2। तो इसका मतलब हुआ log 10x की जो वैल्यू है 0 से π/2 तक वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से हम डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, जिसमें log sin x जो है वो मेन था। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। अब यदि हम इसको देखें तो ऐसा लगेगा जैसे ये क्वेश्चन जो है किस तरह सॉल्व होगा। तो हम इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी काम आती है उसी को हम अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी हमारी थी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी थी। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 a यानी π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स हो गया है, और ये dx है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/4 ये हो गया log, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10a, ये जो फॉर्मूला हमारा है इसमें ये लग जाएगा 10a माइनस b जो है वो होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें तो 10a, लेकिन 10a यानी 10 π/4 यानी 1 माइनस 10b यानी कि 10x, 1 प्लस 10a 10b, तो 1 प्लस 10a यानी 10 π/4 यानी 1 और 10x इस तरह से हो गया है। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 to π/4 ये log, और यहाँ एलसीएम हो गया है 1 प्लस 10x
और यहाँ हो जाएगा 1 + 10x और 1 - 10x, तो ये हो जाएगा 2dx। यहाँ तक हो गया, ये i आ चुका है। अब इसमें यदि मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। अब यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर दूँ तो देखिए क्या होता है। तो ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, 2i विल बी इक्वल टू 0 to π/4 और यहाँ log m प्लस log n, लेकिन log m प्लस log n तो log mn होता है, यानी कि log के अंदर जो भी लिखा हुआ उनको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 + 10x और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/1 + 10x। यहाँ हमने एक स्टेप स्किप किया है। यदि log m प्लस log n लिखेंगे, लेकिन log m प्लस log n जो होता है वो log mn ही होता है, इसलिए यहाँ जो भी लिखा हुआ था m यानी 1 + 10x और n यानी 2/1 + 10x, इनको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है। और यहाँ हम आसानी से देख रहे हैं कि ये जो 1 + 10x से कैंसिल आउट हो रहा है, तो केवल log 2 बचा और log 2 को हम बाहर ले सकते हैं। तो log 2 जब बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फिर हम लिमिट रख देंगे 0 से π/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाइड बाई π/4। तो ये 2i की वैल्यू आई, तो हम i लिख सकते हैं, i विल बी इक्वल टू log 2 इंटू π/8। ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। इवेल्युएट मॉडुलस x sin πx विद इन द लिमिट -1 to 3/2। अब इसमें जब तक ये मॉडुलस हटता नहीं है उसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले ये जो भी मॉडुलस के अंदर है, ये जो भी है, सपोज ये fx है, इसको मैं fx नाम दे देता हूँ, x sin πx। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसकी वैल्यू कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये नेगेटिव होगा वहाँ वहाँ हमें मॉडुलस x को लिखना पड़ेगा -x, और जहाँ ये पॉजिटिव होगा वहाँ मॉडुलस x को हम x ही लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी सॉल्व fx इज इक्वल टू 0। टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x sin πx को हम 0 के इक्वल रखकर इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या सोल्यूशन निकलते हैं वो निकालना है। तो यहाँ से एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, या फिर sin πx इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 है, और एक यहाँ से πx की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो πx की वैल्यू जो है वो nπ हो सकती है, क्योंकि जब भी nπ होगी तो sin nπ हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर में चूंकि 0 भी शामिल है, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन तो इसमें पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और वो हम x की वैल्यू यहाँ हमें पता है कि -1 से 3/2 तक ही हमें कंसिडर करनी है। -1 और इधर 3/2, इसके बीच में जो जो इंटीजर आ रहे हैं वही कंसिडर करने हैं। x की वैल्यू इंटीग्रल हो सकती है, एनी इंटीजर विल बी द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा। तो -1 भी सॉल्यूशन है, इसके बाद में 0 आएगा, 0 के बाद में फिर 1 आएगा, 0 यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद 2 तो बाहर रह गया, 2 तो बाहर चला जाएगा, क्योंकि 3/2 जो है वो 1.5 होता है। तो इसमें जो जिस इंटीजर्स में हम इंटरेस्टेड हैं, जो भी इंटीरियर पॉइंट्स की बात करें तो इंटीरियर पॉइंट्स में एक तो 0 और एक 1, ये दो ही पॉइंट आ रहे हैं। और ये जो पॉइंट है ये तो एक्सट्रीम है, हालांकि ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो -1 पर भी 0 हो रहा है, 0 पर भी 0 हो रहा है, और 1 पर भी 0 हो रहा है। अब हम -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू रख के देखते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू कैसी रहती है, क्योंकि ये तो टर्निंग पॉइंट हो गया। तो हम x की वैल्यू इसके बीच में, क्योंकि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में रखते हैं। सपोज मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, सपोज -½ रख देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि fx की वैल्यू कैसी आती है। तो fx की वैल्यू आ जाएगी -½ और ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/2, लेकिन साइन -π/2 तो -1 होता है, तो ये प्लस की आ रही है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, प्लस की आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इस बीच में जो फंक्शन है, यदि मैं इधर fx लेता हूँ तो इस डायरेक्शन में यहाँ -1 और 0 के बीच में ये प्लस है। यहाँ पर तो 0 है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये x sin πx की वैल्यू 0 हो जाती है जब x की वैल्यू n होती है। यानी कि जब भी इंटीजर है, इसके सॉल्यूशन हम देखें ना, तो x के सॉल्यूशन आ गए, -1 भी सॉल्यूशन है, 0 भी सॉल्यूशन है, 1 भी सॉल्यूशन है, 2 भी सॉल्यूशन है, एंड सो ऑन। लेकिन हम इंटरेस्टेड है केवल इन 3 सॉल्यूशन में। तो जब भी x की वैल्यू -1, 0 या 1 होगी, तब तो फंक्शन fx की वैल्यू 0 होनी है। तो यहाँ तो 0 है, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी 0 हो रही है, और इसके बीच में हम देख रहे हैं तो प्लस हो रही है। तो कुल मिलाकर रफ ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इस तरह ग्राफ बन रहा है इसका।
फंक्शन का fx का ग्राफ, तो fx जो है -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है। अब हम 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे सपोज x की वैल्यू मैंने हाफ रख दी, उस समय मैं fx कैलकुलेट करता हूँ कितना आता है। तो यहाँ रखेंगे तो ये हाफ हो गया, इसमें रख रहे हैं fx ये रहा, तो इसमें x की वैल्यू रखूंगा मैं हाफ, और यहाँ x की वैल्यू हाफ रखूंगा तो ये हो गया sin π/2, और ये वैल्यू रखने के बाद फिर ये पॉजिटिव आ रहा है, पहले भी पॉजिटिव आया था और अब फिर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके बीच में भी ये वापस पॉजिटिव ही है। अब यहाँ तक आते आते वापस 0 होगा। अब हम देखेंगे 1 और 3/2 के बीच में क्या स्थिति है। तो हम यहाँ पर हम 3/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3/2 इसका टर्निंग पॉइंट तो है नहीं जहाँ पर ये वेनिश हो रहा है। तो 3/2 पर ही हम चेक कर लेते हैं कि f 3/2 पर कितना है, यानी कि हम निकाल लेते हैं f 3/2। यहाँ हमने निकाला था x की वैल्यू, यहाँ पर हमने क्या रखी थी, यहाँ रखी देते हैं। x की वैल्यू जो है वो क्या क्या रखी थी, यहाँ रखी थी हमने -½ यहाँ रखी थी हमने हाफ, और अब हम रख रहे हैं 3/2, इसमें 3/2 रख रहे हैं। तो ये हो गया 3/2 और साइन 3π/2, लेकिन 3π/2 पर साइन की वैल्यू -1 होती है, तो ये -3/2 यानी कि यहाँ नेगेटिव होता है। तो पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि यहाँ इस जगह जो है 3/2 पर ये नेगेटिव है, 2 पर टर्निंग पॉइंट है, तो इस पर तो आना ही है। तो हम तो ग्राफ केवल इस वाले पार्ट में इंटरेस्टेड है, आगे 0 होना है, लेकिन हम जो जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन निश्चित रूप से हमारा पोर्शन है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, क्योंकि इसी इंटरवल में -1 से 3/2 के बीच में कंसीडर करना है। तो यहाँ के बीच में हम देख रहे हैं कि ये जो 1 से लेकर 3/2 के बीच में ये नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ 2 जगह वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम मॉडुलस fx को fx ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में मॉडुलस fx को हम -fx लिखेंगे। तो अब हमें पता है कि जो मॉडुलस ऑफ fx है वो हो जाएगा fx ही हो जाएगा अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। -1 से 1 तक, पूरे 1 तक जो है ये प्लस में रहेगा, लेकिन ये -fx हो जाएगा यदि हम x की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में लेते हैं। और fx क्या है यहाँ पर, x sin πx है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x sin πx, इसकी जो मॉडुलस वाली वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये x sin πx ही हो जाएगी अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, और ये -x sin πx हो जाएगी यदि x की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो -1, इसको हम पूरे इंटरवल को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। पहले तो हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, यहाँ पर ये हम +x sin πx ही लिख देंगे मॉडुलस को, और उसके बाद में हम 1 से लेकर 3/2 तक करेंगे इंटीग्रेशन, और उस वाले में हम इसको लिख देंगे -x sin πx। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ इस क्वेश्चन को रख लेते हैं। और अब हम ये जो भी हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, -1 to 1, और इस बीच में इसकी जो वैल्यू आएगी वो x sin πx ही है, क्योंकि इस -1 से 1 के बीच में ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव ही था, हमने देखा अभी, और 1 से लेकर 3/2 के बीच में ये नेगेटिव था, तो ये -x sin πx हो गया, dx हो गया है। इस तरह से हम इसको यहाँ तक तो सोल्व कर ही सकते हैं। देखिए -1 से 1 के बीच में तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव था, और फिर उसके बाद में है वो नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ तक का हिस्सा हो गया है। अब हमें x sin πx का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम x sin πx का इंटीग्रेशन सेपरेट अलग से कर लेते हैं ताकि यहाँ हमें सुविधा रहेगी। तो हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं, x sin πx dx। इसमें हम आइलेट रूल लगाएं यदि, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये तो है एल्जेब्रिक है और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक को हम पहला फंक्शन लेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, और इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं कितना आता है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया -cos πx डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि x के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन हो गया -cos πx डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, और dx। इसका फिर से फर्दर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये तो हो गया -x cos πx डिवाइडेड बाई पाई,
और यहाँ हो रहा है प्लस 1/पाई, ये तो 1/पाई बाहर आ गया, और कोस पाई एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड भी करना है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है। इसको तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें भी एक्स साइन पाई एक्स है, यहाँ भी एक्स साइन पाई एक्स है, उसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, और इसमें हम जो है लिमिट लगा देंगे -1 से 1 तक। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 0 to 1 करके डबल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो एक स्टेप हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये जो पहला वाला पार्ट है ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 हो गया है एक्स साइन पाई एक्स, क्योंकि इसमें यदि मैं इस वाले पार्ट में यदि मैं x की जगह -x रखता हूँ तो ये टोटल जो है वो वापस रिपीट हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो fx फंक्शन था x साइन पाई एक्स, ये एक इवन फंक्शन है। अगर मैं इसमें x की जगह -x पुट करता हूँ तो कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये हो जाएगा ये साइन माइनस पाई एक्स, और इसको सोल्व करेंगे तो ये वापस x साइन पाई एक्स आ रहा है, यानी कि वापस fx ही आ रहा है। तो fx क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया है। ये इवन फंक्शन है, ये भी और ये भी सब क्या है, इवन फंक्शन है। fx एक इवन फंक्शन हो गया है। इवन फंक्शन है तो -1 to 1 को हम 0 to 1 लिख सकते हैं, और प्लस ये रिपीट हो रहा है, ये वाला पार्ट वापस रिपीट हो ही रहा है। तो इस वाले पार्ट में हम 0 to 1 तक ही इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 1, और ये 2 हम यहाँ बाहर लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ वाले पार्ट में हमें पूरा करना पड़ेगा। तो ये तो माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को तो हम लिख ही देते हैं, माइनस साइन को तो बाहर ले लेते हैं अलग से। और इसका जो इंटीग्रेशन है यहाँ हमारे पास ये रहा, तो -x कोस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई और प्लस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे 1 से लेकर 3/2 तक। अब पहले वाले पार्ट में हम लिखते हैं, सबसे पहले 1 सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें। तो 1 यहाँ रखेंगे तो कोस पाई हो जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ 1 हो गया है, तो ये हो गया -1 इंटू -1 यानी कि 1, तो 1/पाई हो गया है। अब हम 1 यहाँ रखते हैं तो साइन पाई 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। फिर 0 हम रखते हैं इसमें, तो 0 यदि यहाँ रखेंगे हम तो कोस 0 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 है तो कंप्लीट 0 हो रहा है, और यहाँ रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो 2/पाई हो गया है। तो यहाँ तो हो गया 2/पाई, इसका पार्ट तो ये हो गया। और अब इसको सोल्व करते हैं माइनस, इसमें देखते हैं क्या आता है। तो इसमें हम देखें तो ये आएगा, जब x की वैल्यू हम 3/2 रखते हैं यहाँ, तो ये 3π/2, तो ये 0 हो जाएगा। और जब हम ये रखेंगे तो कुछ आएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3π/2, तो -1 हो जाएगा, तो ये -1/पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम 1 रखेंगे इसमें, 1 सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें, तो ये पूरा जो है -1 और ये भी -1, तो ये 1 हो गया और 1/पाई हो गया है, तो ये हो जाएगा 1/पाई, लेकिन माइनस में होगा तो -1/पाई। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ही 0 हो रहा है, 1 रखेंगे तो साइन पाई 0, तो यहाँ तक आ गया है। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ये हो गया 2/पाई, और ये हो रहा है यहाँ पर 1/पाई स्क्वायर, और ये हो गया 1/पाई, और इसको हम फर्दर सोल्व करें तो ये 3/पाई 2/पाई 1/पाई 3/पाई हो गया, और ये 1/पाई स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम इसको भी इवेल्यूएट कर सकते हैं, तो ये भी हो गया। अब एक और आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। अब ये यदि हम बिना प्रॉपर्टीज़ के इसको शुरू करेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये x है तब तक इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो इस x को रिमूव करने के लिए हम अभी जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसी को हम काम में लेंगे, और फिर देखिए किस तरह से ये आसानी से सॉल्व हो पाता है। तो इसको मैं आई नाम दे देता हूँ, और हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, सबसे जो बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो हमेशा बार बार काम आ रही है, वो यही है 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ये वाली प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी को यदि मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx। और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि ये कोस पाई माइनस एक्स जो है
वो माइनस कोस एक्स होता है, और लेकिन स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। इसी तरह से साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स ही होता है, तो इसका मतलब वहाँ नीचे कोई चेंज नहीं होगा। जब हम एक्स की जगह पाई माइनस एक्स करेंगे तो कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो वापस ये ए स्क्वायर ये कोस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। 2i विल बी इक्वल टू, इसमें डिनोमिनेटर एक जैसा है दोनों में, और न्यूमरेटर में हम न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स यहाँ तक आ गया, और ऊपर है एक्स और यहाँ था पाई माइनस एक्स। तो ये न्यूमरेटर के जो पार्ट्स है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्स है वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और जो पाई है वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो पाई को हम बाहर ले लेंगे। तो ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा हमारा पाई 0 टू पाई, और यहाँ हो गया dx अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक हो गया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और पेज ले लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जो रिजल्ट आया था, ये था 2i इज इक्वल टू पाई जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया है, 0 टू पाई है, और dx अपॉन यहाँ था ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक रिजल्ट आ गया है शायद, देखते हैं। हाँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर भी हमारे पास पाई बाहर आ चुका था और 2i है यहाँ पर, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स ही हो जाता है, बशर्ते कि इसमें यदि मैं फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स करता हूँ और वो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तो मैं इस अपर लिमिट को आधा करके या 2 बाहर ले सकता हूँ। और यहाँ हम देखें, यहाँ पर अगर ये पूरा फंक्शन हम चेक करें और इसमें x की जगह यदि मैं पाई माइनस एक्स पुट करता हूँ तो यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को यदि मैं अप्लाई कर देता हूँ तो अपर लिमिट को आधा करके 2 में बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक आसानी से ये हो रहा है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसको सोल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक अपनाएंगे कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, और इसमें यदि मैं सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और यदि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसमें एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं और लेट बी टेन एक्स, इसको जो है हम कुछ नया नाम दे देते हैं। सपोज इट इज़ वाई, सपोज इट इज़ वाई, तो बी टेन एक्स को मैं वाई दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 0 है उस समय वाई कितना होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो y विल बी इक्वल टू बी टेन 0, यानी कि 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो उस समय y की वैल्यू हो जाएगी b 10 पाई बाई 2, लेकिन 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है तो कंप्लीट इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई। तो जहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वहाँ तो डी वाई बाई बी लिख देंगे। और ये चेंजेज यदि यहाँ करते हैं तो देखिए ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ कर देते हैं तो ये हो गया i इज इक्वल टू पाई, और इंटीग्रेशन में x इक्वल टू 0 की जगह तो हो गया y इज इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू पाई बाई 2 था तो वहाँ y इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स उसकी जगह हम रख देंगे डी वाई अपॉन बी, तो यहाँ रख देते हैं डी वाई अपॉन बी, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर अपनी जगह है,
और यहाँ जो b tan x है उसकी जगह हमने y लिखा है, तो ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तक हो गया कन्वर्जन। अब इस पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ, एक और पेज ले लेते हैं और इस पेज पर उसको लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू, यहाँ पाई हमारे पास था, b वहाँ से बाहर आ रहा है और 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो चुकी है, dy हो गया है और यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया है। देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dy अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, b बाहर ले लिया तो पाई अपॉन b हो गया है, ये पाई अपॉन b और यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है कि यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो हम इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वाई अपॉन ए, ये हो रहा है। और अब हम जो है इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ प्लस सी हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और 1 अपॉन ए को मैंने बाहर ले लिया है, तो ये हो गया पाई अपॉन ए बी। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो टेन वर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 हो गया, और जब ये रखेंगे तो 0 हो रहा है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 2ab आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन था 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यहाँ सबसे पहले हमने इस x को रिमूव करने के लिए सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, ये वाली, और इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से क्या हुआ कि यहाँ x की जगह पाई माइनस एक्स हो गया, नीचे कोई चेंज नहीं हुआ, ऐड करते ही यहाँ केवल पाई बन गया। और अगर यहाँ पाई बन जाता है तो उसके बाद इसको जो है पाई को हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, और जो यहाँ से एक तरह से फाइनली यहाँ x था और इस रिजल्ट में x नहीं आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान था, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगाई और इस पाई को आधा कर दिया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैंने सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यूँ कहो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब बी टेन एक्स को जैसे ही वाई ज्यूम किया तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, जिसका इंटीग्रेशन हमने आसानी से कर लिया। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल काम में लेकर किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।